आज आपके साथ यहाँ होना मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक से स्नातक हो रहे हैं। सच कहूं तो मैंने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया, और यह कॉलेज ग्रेजुएशन के सबसे करीब का अनुभव है जो मुझे अब तक मिला है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है। मैंने रीड कॉलेज में 6 महीने पढ़ने के बाद कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी लगभग 18 महीने तक ड्रॉप इन के तौर पर वहां रुका रहा, इससे पहले कि मैंने सच में कॉलेज छोड़ दिया। तो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? यह सब मेरी पैदाइश से पहले शुरू हुआ था। मेरी जैविक मां एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थीं और उन्होंने मुझे गोद देने का फैसला किया था। वह इस बात को लेकर बहुत दृढ़ थीं कि मुझे कॉलेज ग्रेजुएट्स द्वारा ही गोद लिया जाना चाहिए, इसलिए मेरी पैदाइश के समय मुझे एक वकील और उनकी पत्नी द्वारा गोद लिए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आखिरी पल में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की ही चाहते हैं। तो मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें आधी रात को एक फोन आया कि हमारे पास एक अनपेक्षित बच्चा लड़का है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल। मेरी जैविक मां को बाद में पता चला कि मेरी मां ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। उन्होंने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वह कुछ महीनों बाद ही मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। यही मेरी जिंदगी की शुरुआत थी। और 17 साल बाद मैं वाकई कॉलेज गया, लेकिन मैंने मासूमियत में एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था। और मेरे मेहनतकश माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी कॉलेज की फीस में खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नजर नहीं आया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, और न ही यह समझ आ रहा था कि कॉलेज मुझे यह समझने में कैसे मदद करेगा। और मैं यहां था, अपने माता पिता की पूरी जिंदगी की कमाई खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफी डरावना था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैं वे अनिवार्य कक्षाएं लेना बंद कर सका जो मुझे पसंद नहीं थीं, और उन कक्षाओं में बैठना शुरू कर दिया जो मुझे कहीं ज्यादा दिलचस्प लगती थीं। यह सब कुछ इतना रोमांटिक नहीं था। मेरे पास डॉर्म रूम नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोता था। मैं खाने के लिए पैसे जुटाने के लिए कोक की बोतलें लौटाता था और उनसे मिलने वाले 5 सेंट जमा करता था। और मैं हर रविवार रात को पूरे शहर में 7 मील पैदल चलता था ताकि हरे कृष्ण मंदिर में हफ्ते में एक बार अच्छा खाना मिल सके। मुझे ये बहुत पसंद आया, और मेरी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए जिन चीजों में मैं अनजाने में शामिल हुआ, वे बाद में अनमोल साबित हुई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी की शिक्षा देता था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर दराज पर लगा हर लेबल खूबसूरती से हाथ से लिखा हुआ था। क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी थीं, इसलिए मैंने यह सीखने के लिए एक कैलीग्राफी की कक्षा लेने का फैसला किया। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षर संयोजनों के बीच जगह को बदलने के बारे में सीखा, और यह भी जाना कि बेहतरीन टाइपोग्राफी को क्या बेहतरीन बनाता है। यह सुंदर था, ऐतिहासिक था और कलात्मक रूप से इतना सूक्ष्म था कि विज्ञान उसे पकड़ नहीं सकता, और मुझे यह बेहद आकर्षक लगा। इनमें से किसी भी चीज का मेरी जिंदगी में व्यावहारिक उपयोग होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो ये सारी बातें मुझे फिर से याद आ गईं, और हमने ये सब कुछ मैक में डिजाइन कर दिया। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज में वह एक कोर्स कभी नहीं किया होता, तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या अनुपातिक रूप से स्पेस किए गए फॉन्ट्स नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने बस मैक की नकल की, इसलिए संभव है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीजें न होती। अगर मैंने कभी कॉलेज छोड़ा ही नहीं होता, तो मैं उस कैलीग्राफी क्लास में भी नहीं जाता, और हो सकता है कि पर्सनल कंप्यूटरों में आज जैसी शानदार टाइपोग्राफी न होती। बिल्कुल,
जब मैं कॉलेज में था तब आगे की डॉट्स को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ बहुत बहुत स्पष्ट था। फिर से आप डॉट्स को जोड़ नहीं सकते आगे की ओर देखते हुए, आप उन्हें केवल पीछे मुड़कर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि डॉट्स किसी न किसी तरह आपके भविष्य में जुड़ जाएंगे। आपको किसी न किसी चीज पर विश्वास करना होगा, अपने दिल की आवाज पर, किस्मत, जीवन, कर्म या जो भी हो, क्योंकि यह विश्वास करना कि डॉट्स आगे चलकर जुड़ जाएंगे आपको अपने दिल की सुनने का आत्मविश्वास देगा, भले ही वह आपको उस रास्ते से दूर ले जाए जो सबने अपनाया है। और यही सबसे बड़ा फर्क लाएगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और खोने के बारे में है। मैं भाग्यशाली था। मुझे जीवन में बहुत जल्दी ही वह काम मिल गया था जिसे मैं करना पसंद करता था। WOS और मैंने अपने माता पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल सिर्फ हम दोनों से बढ़कर एक गैराज से निकलकर $2 अरब की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से ज्यादा कर्मचारी थे। हमने 1 साल पहले ही अपनी सबसे बेहतरीन कृति मैकिंटॉश लॉन्च की थी और मैं अभी अभी 30 साल का हुआ था। और फिर मुझे निकाल दिया गया। आपको उस कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है जिसे आपने खुद शुरू किया हो? खैर, जैसे जैसे एप्पल बढ़ी, हमने एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जो मुझे बहुत प्रतिभाशाली लगा ताकि वह मेरे साथ कंपनी चलाए। और पहले 1 साल या उसके आसपास सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर भविष्य को लेकर हमारी सोच अलग होने लगी और आखिरकार हमारे बीच मतभेद हो गया। जब ऐसा हुआ तो हमारे निदेशक मंडल ने उसका पक्ष लिया और इस तरह 30 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया, और वह भी सबके सामने। मेरी पूरी वयस्क जिंदगी का जो केंद्र बिंदु था वह चला गया था और यह बहुत ही विनाशकारी था। कुछ महीनों तक मुझे सच में समझ नहीं आया कि क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने पिछली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश कर दिया है कि जब जिम्मेदारी मुझे सौंपी जा रही थी तब मैंने उसे गिरा दिया। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉयस से मिला और इतनी बड़ी गलती करने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं एक बहुत ही सार्वजनिक असफलता था और मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि वेली से भाग जाऊं। लेकिन धीरे धीरे मुझ पर कुछ उजागर होने लगा। मुझे अब भी अपने काम से प्यार था। एप्पल में हुई घटनाओं ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं बदला था। मुझे ठुकरा दिया गया था, लेकिन मैं अब भी उसी से प्यार करता था और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उस समय मुझे यह समझ नहीं आया था, लेकिन एप्पल से निकाला जाना मेरे साथ होने वाली सबसे अच्छी चीज साबित हुई। सफल होने का बोझ अब एक बार फिर से शुरुआत करने की हल्केपन में बदल गया था, जब मैं हर चीज को लेकर कम निश्चित था। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया। अगले 5 वर्षों में मैंने नेक्स्ट नामक एक कंपनी शुरू की, पिक्सर नामक एक और कंपनी शुरू की और एक अद्भुत महिला से प्यार कर बैठा जो बाद में मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक असाधारण घटनाक्रम में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल लौट आया और नेक्स्ट में विकसित की गई तकनीक एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है। और लोरीन और मेरे साथ एक शानदार परिवार है। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ नहीं होता अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता। ये बहुत कड़वी दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी तुम्हारे सिर पर ईंट से वार करेगी। आस्था मत खोना। मुझे पूरा यकीन है कि जो एकमात्र चीज मुझे आगे बढ़ाती रही वह यह थी कि मैं अपने काम से प्यार करता था। आपको वह चीज ढूंढनी होगी जिससे आप प्यार करते हैं, और यह बात आपके काम के लिए उतनी ही सच है जितनी आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भर देगा और सच में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका है कि आप वही करें जिसे आप महान काम मानते हैं। और महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने काम से प्यार करें। अगर आपने अभी तक उसे नहीं पाया है तो खोजते रहें और समझौता ना करें। दिल से जुड़ी हर बात की तरह जब आप उसे पाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और किसी भी बेहतरीन रिश्ते की तरह समय के साथ यह और भी बेहतर होता जाता है। इसलिए खोजते रहें, समझौता मत करें। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उद्धरण पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे वह आपका आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप निश्चित रूप से सही साबित होंगे। इसने मुझ पर गहरा असर डाला।
और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में खुद से यह सवाल पूछता हूं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहता जो मैं आज करने जा रहा हूं। और जब भी कई दिनों तक इसका जवाब नहीं रहा है तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा जीवन में बड़े फैसले लेने में मेरी मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है जिसका मैंने कभी सामना किया है। क्योंकि लगभग सब कुछ, सारी बाहरी अपेक्षाएं, सारा घमंड, शर्मिंदगी या असफलता का सारा डर, ये सब चीजें बस छूट जाती हैं। मृत्यु के सामने केवल वही बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये याद रखना कि आप मरने वाले हैं मेरे लिए उस जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आप सोचते हैं कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। आप पहले से ही नंगे हैं, अपने दिल की सुनने से रोकने का कोई कारण नहीं है। करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला था। सुबह 7:30 बजे मेरी एक स्कैनिंग हुई और उसमें साफ तौर पर मेरे अग्न्याशय पर एक ट्यूमर दिखा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि अग्न्याशय क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और मुझे 3 से 6 महीने से ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाकर अपने सारे काम निपटाने की सलाह दी, जो डॉक्टरों की भाषा में मरने की तैयारी करने का संकेत है। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को वे सारी बातें बताने की कोशिश करना जो आप अगले 10 सालों में बताने वाले थे, अब कुछ ही महीनों में बतानी होंगी। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित हो ताकि आपके परिवार के लिए सब कुछ जितना आसान हो सके उतना हो। इसका मतलब है कि अपने प्रियजनों से विदा लेना। मैं पूरे दिन उस निदान के साथ जीता रहा। उस शाम बाद में मेरी बायोप्सी हुई जिसमें उन्होंने एक एंडोस्कोप मेरे गले से मेरे पेट से होते हुए मेरी आंतों तक डाला। उन्होंने मेरी पैंक्रियास में सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली। मुझे बेहोश किया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी ने मुझे यह बताया। जब डॉक्टरों ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिकाओं को देखा तो वे रोने लगे क्योंकि यह पता चला कि यह अग्न्याशय के कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार है जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मेरी सर्जरी हुई और शुक्र है कि अब मैं ठीक हूं। यह मौत का सामना करने के सबसे करीब का अनुभव था और मैं आशा करता हूं कि आने वाले कई दशकों तक यह सबसे करीब ही रहेगा। इसे जीने के बाद अब मैं आपसे यह थोड़ी अधिक निश्चितता के साथ कह सकता हूं, बजाय उस समय के जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन पूरी तरह बौद्धिक अवधारणा थी। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहां तक कि वे लोग भी जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु वह मंजिल है जिसे हम सभी साझा करते हैं। कोई भी इससे कभी नहीं बच पाया है और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मृत्यु शायद जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जीवन का परिवर्तनकारी कारक है। यह पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाता है। इस समय नया आप हैं, लेकिन किसी दिन बहुत दूर नहीं आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और हटा दिए जाएंगे। माफ कीजिए कि मैं इतना नाटकीय हो रहा हूं, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत कीजिए। डॉगमा के जाल में मत फंसिए, यानी दूसरों की सोच के परिणामों के साथ जीना। दूसरों की राय का शोर आपकी अपनी अंदरूनी आवाज को दबाने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब कुछ द्वितीयक है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत प्रकाशन था जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग, जो मेरी पीढ़ी की बाइबल्स में से एक था। ये एक व्यक्ति स्टुअर्ट ब्रांड द्वारा बनाया गया था जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं मेनलो पार्क में रहते थे और उन्होंने इसे अपनी काव्यात्मक छुअन से जीवंत बना दिया। ये 60 के दशक के अंत की बात है, जब न तो पर्सनल कंप्यूटर थे और न ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसलिए यह सब टाइपराइटर, कैंची और पोलरॉइड कैमरों से बनाया गया था। ये कुछ गूगल जैसा था, लेकिन पेपरबैक रूप में गूगल के आने से 35 साल पहले। यह आदर्शवादी था जिसमें शानदार औजारों और बेहतरीन विचारों की भरमार थी। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने एड होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक प्रकाशित किए और जब इसका समय पूरा हो गया तो उन्होंने इसका अंतिम अंक निकाला। ये 1970 के दशक के मध्य की बात है और उस समय मेरी उम्र भी आपकी ही तरह थी।
उनके अंतिम अंक के पिछले कवर पर एक तस्वीर थी जिसमें एक सुबह सुबह की देहाती सड़क दिखाई गई थी, वैसी सड़क जिस पर आप शायद एडवेंचर के शौकीन हो तो लिफ्ट मांगते हुए खुद को पा सकते हैं। उसके नीचे लिखा था, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। ये उनका विदाई संदेश था जब वे अलविदा कह रहे थे। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, और मैंने हमेशा यही इच्छा अपने लिए की है। और अब जब आप स्नातक होकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं यही इच्छा आपके लिए करता हूं। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।